नमस्कार, मुनाफे की मंडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। यहां पर हम आपको देंगे कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट। सोने चांदी में इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, कौन से जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स यहां पर कामकाज कर रहे हैं, इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस में आज इंट्राडे के लिहाज से क्या ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए, आपको सब कुछ यहाँ पर पूरा अपडेट देंगे। और शो में आज हमारे साथ होंगे ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और हम शुरुआत करेंगे सोने के साथ। तो देखिए, आज फिर से यहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। लगातार ये तीसरा दिन है जब हम सोने में बिकवाली देख रहे हैं। कॉमेक्स पर भाव $4,960 के नीचे चला गया है, करीब 1.5% की कमजोरी है। MCX पर भी आप देखेंगे तो 1,52,000 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और 10 ईयर की बॉन्ड 2.7 के करीब चली गई है। क्यों हो रही है ये बिकवाली, एक बार फटाफट से उन फैक्टर्स पर भी ध्यान दे देते हैं। तो देखिए, सेफ हेवन की डिमांड है, वहां पर अब सुस्ती नजर आ रही है और लूनार न्यू ईयर के चलते चाइना में फिलहाल लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो कम है, जिसके चलते खरीदारी थोड़ी सी स्थिर नजर आ रही है। इसके अलावा हमने देखा कि चाइना और तमाम एशियाई मार्केट में ज़्यादातर बाजारों में छुट्टी का ही रुख था। कल यूएस के बाजार भी बंद थे, जिसके चलते थोड़ा सा ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा सा कमज़ोर नजर आ रहा है। आगे जो इन्फ्लेशन डेटा आया वो उम्मीद से कमजोर आया और जीडीपी और प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर नजर रहेगी। तो काफी सारे फैक्टर्स है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी अपनी जगह बरकरार है। अजय सर, आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले, सोने में आज फिर हम लगातार तीसरे दिन ये बिकवाली देख रहे हैं और देखिए करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। 1,52,192 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। MCX में भी, कॉमिक्स पर भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी करीब 1.5% की कमजोरी है। काफी सारे फैक्टर्स है और फिलहाल यूएस का जो जीडीपी का आंकड़ा है और पीसी प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा है उस पर भी नजर है, जो कि फेड की दिशा को आगे तय करेगा कि रेट कट को लेकर उनका क्या इंस्टेंस रहता है। आप क्या देख रहे हैं, सोने में इन लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए या थोड़ा सा जो यूएस के इकोनॉमिक के आंकड़े उन्हें आने दें? नमस्कार तृप्ति जी। देखिए, 2026 की अगर हम बात करें तो साल बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। 28% की तेजी गोल्ड में भी देखी, बट मुझे लगता है कि अब मार्केट वीकनेस की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक के बाद अगर आप सारे फैक्टर्स देखोगे तो कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले तो हम लेते हैं एक्सचेंज के मार्जिन को लेकर। ग्लोबली हम देख रहे हैं एक्सचेंज के मार्जिन में बढ़ोतरी है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं जो स्पेकुलेटर या लेवरेज मनी था वो अब मार्केट से बाहर है। वहीं आज मॉर्निंग में एक अपडेट आया था जहां पे सीएफटीसी के कॉमेक्स गोल्ड में जो स्पेकुलेटर्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशन कट की है 399 कॉन्ट्रैक्ट से, जो अब 93,038 कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ये भी दर्शाता है कि लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हो रही है। 3 जनवरी में हमने देखा था बीकॉम मतलब ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स, वहां पे भी जो वेटेज था गोल्ड का वो अब 15% के नीचे कर दिया गया है, करीबन 10 बिलियन के आसपास का। वहां पे हमने फंड एलोकेशन से कम होते हुए देखा, वो भी एक सिग्नल था कि सोने में गिरावट है। हालांकि यूएस के जो नंबर्स है वो काफी क्रूशियल है, मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि फेड की जो मिनट्स आने हैं बुधवार को, वहां से एक आउटकम क्लियर होगा कि इंटरेस्ट रेट पे क्या होने वाला है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि इस बार मार्च में रेट स्टडी रहनी चाहिए और जून में पहला रेट कट हम ये साल का देखेंगे। कुल मिला के 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी है तृप्ति जी, कि मुझे लगता है 2026 में। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप काफी कोशिश कर रहे हैं एग्रेसिव रेट कट की, बट जो नंबर्स है, डेट कंसर्न है, उनको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कोई एग्रेसिव रेट कट होगा। साथ में चाइना मार्केट अब हॉलिडे मोड पे है। $5,000 के नीचे गोल्ड इस वक्त आ चुका है। मुझे लगता है 4850 4880 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो जिस ढंग से हम देख रहे हैं प्रेशर बना हुआ 1,60,000 का रिजेक्शन है, तो टाइमिंग गोल्ड में भी मुझे लगता है कि गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। इसके लिए 1,50,000 का पुट लेकर चलना चाहिए। 2700 में 3600 का टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये हफ्ता मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स में भी जैसे यूएस और ईरान के बीच में भी आज जो बैठक होनी है, वहां से भी मुझे लगता है डी एस्केलेशन अगर प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो गोल्ड को एक नेगेटिव इंपैक्ट देगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है वीकनेस है मार्केट के अंदर, वेट करना चाहिए, थोड़ा सेल साइड ही रहना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर अ बाइंग। ठीक है, थोड़ा सा सेल साइड और ये वीक काफ़ी क्रूशल है, तो थोड़ा सा नेगेटिव ही यहाँ पर साइडवेज आपको ट्रेडिंग होते हुए नजर आएगी। बाय रिकमेंडेशन, लेकिन पुट ऑप्शन यहाँ पर रहना है 2700 पे 1,50,000 के लिए, और एसएल आपको एक स्टॉप लॉस 2100 का मेंटेन करना होगा। टारगेट यहाँ पर 3600 तक के बता रहे हैं अजय जी। चलिए भाविक जी से भी जान लेते हैं। भाविक सर, आपकी क्या सलाह होगी? काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ सोने के लिए काम कर रहे होंगे, इन लेवल्स पर क्या सलाह देंगे आप?
गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए मैं भी अजय सर से काफी सहमत हूँ। देखिए हमने 2026 में जो तेजी देखी थी वो फंडामेंटल थी, बट इट वाज मोर ऑन बैक ऑफ स्पेक्युलेटिव पोजीशंस। और जैसे ही मार्जिन बढ़ा है, जैसे ही स्पेक्युलेशन यूफोरिया निकल गया है, तो हमने देखा है कि अच्छा खासा करेक्शन। और अभी मार्केट एक ऐसे फेज में आ रहा है जहां पे प्राइस डिस्कवरी हो रही है ऑन बेस ऑफ फंडामेंटल्स, नॉट ऑन स्पेक्युलेशन। इनफैक्ट अगर हम ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो 23 जनवरी में जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट थी, उसके बाद अभी अगर देखें तो नियरली 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ओपन इंटरेस्ट में वो कम हो गए। दैट मीन्स कि अभी यूफोरिया जो है, जो एक्सेस फ्रॉथ है वो सारी निकल गई है। एक्सेस मार्जिन की वजह से भी अभी जो वीक हैंड है वो भी निकल गए। तो यहाँ से लग रहा है कि यूजुअली हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब जब भी एक बड़ी रैली आती है उसके बाद प्राइस टाइम में करेक्शन होता है, एक बेस बनाता है। तो यही फेज में हम आ रहे हैं कि जहाँ पे अभी मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों बेस बनाएंगे। और अभी के लिए फिलहाल कोई अपसाइड रिकवरी दिख नहीं रही है ऑन बेस ऑफ एनी फैक्टर्स की। इकोनॉमिक डेटा भी अगर यूएस के आए वैसे भी वीक नहीं लग रहे हैं। और जैसे बताया कि एक्सपेक्टेशन है कि शायद जून में एक रेट कट आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइस जो है वो थोड़ा और कंसोलिडेट होगी। स्पेशली अगर गोल्ड की बात करें तो 4880 क्रूशियल लेवल है, जहां पे मुझे लग रहा है कि अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे हम 4600 भी ला सकते हैं। 2 दिन हम देख रहे हैं कि 5100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। चाइना के भी मार्केट क्लोज है, तो कोई एशिया से भी जो डिमांड है वो अभी मुझे नहीं लग रहा कि आ सकती है। तो यहाँ से लग रहा है थोड़ा और कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अगेन मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा बिकवाली करके चल सकते हैं। ओवरऑल 1,53,000 के करीब अगर फ्यूचर में आता है तो 1,50,000 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। 1,54,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 1,54,000 का एसएल रहेगा, 1,53,000 के अराउंड आप सेल कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर रखना है 1,50,000 के आसपास। चलिए, हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटीज़ के बीरेन वकील भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि सोने को लेकर उनकी क्या राय है। वीरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और आपसे भी जानना चाहेंगे तमाम इकोनॉमिक डेटा, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर बरकरार है, इन सब के बीच आप किस तरह से अब आगे के लिए सोने की चाल को देख रहे हैं? कल चाइना से एक अहम स्टेटमेंट आया है जिसमें सरकार ने कहा है कि गोल्ड प्रोडक्ट्स जो लोग बेच रहे हैं उनको ओवरली ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट से बचना चाहिए। मींस गोल्ड में बहुत बड़ा बुल मार्केट है, या गोल्ड इज डिजिटल गोल्ड या न्यू गोल्ड, या इस तरह के जो, तो शायद ये इकोनॉमिक सिग्नलिंग डिवाइसेस के तौर पे गवर्नमेंट वर्बल इंटरवेंशन करके थोड़ा ये सेंटिमेंट को कूल डाउन करने की कोशिश कर रही है। शायद आगे वो थोड़ा देखेंगे। हम टेम्पररी स्पीकिंग लंदन गोल्ड के हिसाब से देखें तो जो ब्रॉड रेंज है अब वो सीमित दायरे का कारोबार लग रहा है टेम्पररी, यानी 4850 से 550 का, और इंडियन टर्म्स में 148 से 153 के बीच का, यानी 4-5 हजार रुपये की रेंज में मार्केट फिलहाल रहना चाहिए। ये चाइना बंद है स्पेशली पूरा वीक, तो जब ये 23 तारीख को रीओपन होगा तो मार्केट को वहां से फ्रेश क्यूज मिलेंगे। ठीक है, बीरेन जी, एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेटा रिलीज किए, तो देखिए यहाँ पर सिल्वर इंपोर्ट में काफ़ी बड़ा उछाल, करीब 129% का उछाल देखने को मिला। अप्रैल से दिसंबर 2025 का जो डेटा आया उसमें सिल्वर इंपोर्ट $7.77 बिलियन के रहे, और जो पिछले साल इनका नंबर था वो $3.39 बिलियन का था। उससे काफ़ी बड़ा उछाल यहाँ पर सिल्वर इंपोर्ट में देखने को मिला। इसके अलावा गोल्ड इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की बढ़त दर्ज हुई है, लेकिन वॉल्यूम कम होते हुए नजर आए हैं। जनवरी में भी देखेंगे तो दोनों ही, सोने और चांदी की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के इंपोर्ट्स में तेजी नजर आई है। गोल्ड इंपोर्ट 1.83% बढ़कर $49.39 बिलियन रहा है। ये सारा डेटा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने जारी किया है। इस पर आपका क्या टेक होगा, जिस तरह का एक बड़ा उछाल हमने खासकर सिल्वर इंपोर्ट में देखा है? ये आपका बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ये डेटा जो है बहुत अहम डेटा है। पहली बार ऐसा हुआ, जहां तक गोल्ड की पहले बात अगर करें तो इक्विटी ईटीएफ के मुकाबले गोल्ड ईटीएफ आगे निकले एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम के तौर पे। दूसरा कि सिल्वर ईटीएफ में जो ब्रॉड ओनरशिप है, तो ज्यादातर ये इंपोर्ट है वो ईटीएफ इन्वेस्टर ऑन बिहाफ रही होगी। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिमांड स्पेशली न्यू एनर्जी, ये सोलार, ईवी,
कुछ डिफेंस, इसमें भी काफी इम्पोर्ट रही है। इनफैक्ट अक्टूबर महीना तो ऐसा रहा कि हमारे यहाँ बहुत ही डिमांड थी, बट फॉरेन से शिपमेंट ही नहीं मिल रहा था। तो ये वाजिब है, और गवर्नमेंट ने ये डेटा रिलीज किया तो मैं भी कहीं शायद कोई ड्यूटी रिलेटेड चेंजेस, या तो कोई जैसे चाइना से वर्बल इंटरवेंशन आया, इसी तरह अपने यहाँ भी शायद कोई फॉरवर्ड लुकिंग कुछ इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटी लग रही है। ये डेटा इस समय रिलीज हुआ, ये थोड़ा मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। अजय जी, आपकी क्या सलाह होगी? साथ ही सिल्वर पर देखिए, आज जो सबसे गिरा हुआ काउंटर एमसीएक्स पर वो सिल्वर है, और गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए 3.5% की गिरावट हो गई है, 2,31,500 के लेवल में यहाँ पर चांदी में कारोबार हो रहा है। साथ ही जो हमने देखा इंपोर्ट का डेटा रहा, वो भी काफ़ी बड़ा उछाल, जो सिल्वर में ETF में लोग लगातार निवेश कर रहे हैं, उसका नंबर भी काफ़ी बड़ा आया था, कुछ दिन पहले हमने देखा था। लेकिन गोल्ड में क्या वजह रही जिसकी वजह से इंपोर्ट में इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली, और साथ ही वॉल्यूम भी गिरते हुए नजर आए? क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है लगातार, ये हो सकता है? अजय जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? Okay. बिल्कुल, ये जो नंबर आए हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले इसलिए भी। पहला चीज हमने देखा, वॉल्टिलिटी थोड़ी मार्केट में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। सेकेंडली, अगर हम देखते हैं तो प्राइस जैसे जैसे बढ़े हैं वहां पे भी हम देख रहे हैं कि डिमांड को थोड़ा हैम्पर कर रहा है, बट फिर भी नंबर कोई ज्यादा खराब भी नहीं है, बिकॉज जिस ढंग से भाव बढ़े थे उम्मीद ज्यादा थी कि प्राइसेस में बड़ी तेजी की वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट होंगे। हाँ, पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंस दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि यस, धीरे धीरे जो एक फोमो जैसा सिचुएशन बना था वो अब जैसे से कम होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट मेजरली मुझे लगता है कि भाव में जो बड़ी तेजी दिखाई दी हमने लास्ट क्वार्टर में देखे थे, उसी के असर के चलते हमने देखा कि ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया। बट वैल्यू वाइज तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत दिखाई देंगे, क्योंकि भाव में बहुत बड़ी तेजी थी। बट हाँ, डिमांड पे हर्ट है, बट यहाँ से अगर प्राइस में स्टेबिलिटी आ जाती है, और जानते हैं हम Q1 भी हमारे शादी ब्याह के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां से वापस अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिजिकल डिमांड थोड़े थोड़े इंप्रूव होते हुए देख सकते हैं, जो प्रीमियम से नजर आते हैं। तो आई थिंक यस, नंबर्स थोड़े बहुत अगर हम बोल सकते हैं आंकड़े डिफरेंट है, बट Q1 में अगर भाव स्टेबल होते हैं तो ये वापस जारी रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, और चलिए इसको जारी रखेंगे, लेकिन आइए चलते हैं इन्फोसिस इन्वेस्टर्स AI डे में, जहां कंपनी अपना AI विजन पेश कर रही। सीधे ले चलते हैं आपको वहां पर। Employees to change all the things and make it work. And of course, our mental models have to change, because we worked, technology was always deterministic. You said A plus B equal to C. So no matter how many times you said A plus B, the answer was C. In this AI world, every time you give a prompt, you'll probably get a different answer. And therefore, how do you deal with this non-deterministic world? But how do you make sure what you build has the robustness, reliability, and resilience of the deterministic world? That's what the challenge is for everybody. So this is a fundamental root and branch surgery of the way business is done, which is why this technology transition is so dramatically different from anything else that we have seen. Now, one clear learning we have is modernization of legacy systems cannot be deferred anymore. What happened over the last 60, 70 years is people would not replace the legacy systems, they just added to it. So if you go and look under the hood of a large enterprise, they will have mainframes from 1960, they'll have mini computers from 1980, they'll have LAN from 2000, they'll have all kinds of things, and all coexisting in silos. That is over. If you really want a firm to take advantage of AI, you have to fundamentally clean this up. So this is a massive, massive cleanup job which everybody is dealing with. There are reasons for that. One is the financial drain. Many large companies are spending 60 to 80% of their IT spend on maintaining systems. There's no business value out of that. They want to go from 60% or 70% maintenance and 30% new systems to 30% or 40% maintenance and 60, 70% new systems. They want to flip
the way they spend money. But they can't do that with that fundamental cleanup they need. Moreover, many of these systems were designed in an era before you could have online attacks and so on. So security breaches, which you see every day, are just going up everywhere, and there are more state and non-state actors who are getting better at it using AI. So security is a huge problem for everyone. We have seen so many cases in the last few months. And because the data is all in silos, you can't even innovate fast. You don't have to. So there are fundamental structural issues today we have. So demand side is absolutely demanding modernization. But the good news is, for the first time, because of AI, we have the tools now to do modernization fast and very quickly, and at a much more economic way. So we have a huge demand, and we have the ability now to do it, and perhaps our team will talk about that. So fundamentally, accumulated tech debt over decades must be paid. You no longer have the option to defer this. And this is a huge, huge requirement, and obviously it's a huge opportunity for us. Now, the other thing which is there is, as AI becomes bigger part of the spend, the balance of advantage is moving towards build rather than buy. And that is actually what is, if you see some of the concerns about what will happen to SaaS companies and all that, it's because of this, that building applications has become so simple that very often you may just build, or you may replace something that you have which you bought and with something to be built. And so we are seeing, and that again actually benefits folks like us, because about building, who's going to build it for them? It's going to be us only who will build it for them. So fundamentally, it's good for us. And the other thing which is there is that our view is that foundational systems will increasingly become systems of record. But the interface will be agentic. Because agentic interface makes a lot of sense. Agentic interface में भी करीब 3.5% की कमजोरी इस वक्त हावी है चांदी पे, और लगातार तीसरे दिन बिकवाली हफ्ते भर में 2.5% से ज्यादा टूट चुकी है। जितने भी गेन्स यहाँ पर आए थे जनवरी में, हमने देखा वो सब कुछ यहाँ पर वाइप आउट हो चुका है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? क्या यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए या फिलहाल दूर रहा जाए चांदी से? आई थिंक अगर किसी को बाय करनी है तो मैं बोलूँगा थोड़ा और वेट कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि $70 तक नीचे आ सकता है। अभी 75 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अगर हम मार्च अप्रैल में एमसीएक्स में भी देखें तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट 2,20,000 से 2,19,000 तक हम देख सकते हैं डाउन साइड। तो अभी के लिए फिलहाल अगर किसी को लॉन्ग पोजिशन थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं या बाय के लिए अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे 2,36,000 पे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 2,28,000 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2,40,000 का। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से और 3 या 5% की गिरावट सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ठीक है भाविक जी, आपने भी अपनी सलाह रख दी सिल्वर को लेकर। उन लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा जो भाविक जी ने यहाँ पर बताए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। देखिए यहाँ पर यूएस और ईरान एक बड़ा मुद्दा था, और आज सेकेंड राउंड की बातचीत यहाँ पर होने वाली है। उससे पहले थोड़ी सी स्थिरता कच्चे तेल में नजर आ रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $68 के करीब है। वहीं WTI क्रूड की बात करें तो करीब $63 के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। MCX पर भी आप देखेंगे कच्चे तेल में आप रेंज बाउंड दायरे में ही कारोबार होता हुआ यहाँ पर भी नजर आएगा। फिलहाल अगर आप कीमत देखेंगे तो 5,770 रुपए के आसपास कारोबार हो रही है। आगे ओपेक प्लस यहाँ पर अब विचार कर रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर, और पर्याप्त ग्लोबल सप्लाई यहाँ पर जो है वो लगातार बरकरार है। अजय जी, क्या सलाह होगी कच्चे तेल में, और अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम कुछ भी निकल कर आता है तो क्या लेवल्स आप देख रहे हैं आगे के लिए? देखिए 70 का लेवल ब्रेंट बिल्कुल नहीं तोड़ पाया। डोमेस्टिक मार्केट में 6,000 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है। आज की जो बैठक है ये एक एटलीस्ट एक अपडेट देती है कि दोनों के बीच में डी एस्केलेशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। वहीं हमने रशिया यूक्रेन में भी वैसा ही देख रहे हैं। कुछ एस्केलेशंस तो चलो हो ही रहे थे 3-4 साल से, बट डी एस्केलेशन की बातें हो रही है। डेफिनेटली इस बार ओपेक का स्टेटमेंट काफी अहम है, बट टाइमिंग जब तक 70 का लेवल या 6,000 का लेवल नहीं तोड़ता है, मुझे लगता है कच्चा तेल दायरे में रहेगा और गिरावट के साथ रहेगा। तो आज के लिए आप 5800 पे बेच के चलिए। 5880 के स्टॉप लॉस से 5680 तक का टारगेट मिल सकता है, या ऑप्शन में आप 5800 का पुट ले लीजिए 60 रुपए में।
125 के स्टॉप लॉस से 110 तक का टारगेट रहेगा। तो टाइम भी मुझे लगता है कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट रहनी चाहिए, जो 5650 5680 तक का लेवल दिखा सकता है, और इंटरनेशनल में भी 70 का लेवल जब तक ब्रेंट नहीं तोड़ता है दबाव रह सकता है। 70 का लेवल इंटरनेशनल बाजार में इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं टूटता है तो थोड़ा सा दबाव यहाँ पर नजर आएगा। इसके साथ ही आपको पुट ऑप्शन में भी ट्रेड करने की सलाह है। फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट पर भी यहाँ पर अजय जी ने सलाह दी, लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा और लेवल्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। भाविक जी, आपकी क्या सलाह होगी कच्चे तेल को लेकर? देखिए, कच्चे तेल में मुझे भी लिमिटेड डाउनसाइड या अपसाइड लग रहा है, क्योंकि अगर एक देखें तो एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट है 6000 और 5600 के बीच में। हालांकि एस्केलेशन ग्लोबली थोड़ा कम हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, बट अगर हम ऑप्शंस के डेटा देखें तो लॉन्ग पोजीशंस लास्ट 2 वीक से बढ़ रही है। हालांकि जो सारे न्यूज़ है वो एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव है, जैसे इस बार जो मार्च 1 की ओपेक की बैठक होने वाली है उसमें लग रहा है कि अप्रैल 1 से वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट उसके बावजूद भी अगर हम पोजीशंस देखें तो लॉन्ग कॉन्स्टेंटली ऐड हो रहा है और शॉर्ट कम हो रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा रेजिलिएंट है। आज के दिन आई थिंक थोड़ा मेरा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा जहां पे 5740 पे बाय कर सकते हैं 5020 के टारगेट के लिए। इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 5690 का। आई थिंक 5600 ब्रेक करते हैं तो मुझे लग रहा है और करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, 57 का अगर लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो आगे जाकर और करेक्शन दिख सकता है। बाकी सारे लेवल्स भी कच्चे तेल के लिए भाविक जी ने आपको बताया है। लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा, जो भी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समाप्त करेंगे। अजय सर, भाविक सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ काउंटर्स पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया सर। मुनाफे की मंडी में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। 18 नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। The most prestigious moment for Indore and India. PIM